friends, myself Dr. Pooja Patel from Shri Vikal Hospital. I am obstetrician, gynecologist and a lab surgeon. I am an infertility specialist and she is my colleague, Dr. Ashwini. Ma'am, please introduce yourself. Myself Dr. Ashwini Shah. I am a chief consultant pediatrician and neonatologist at Soumya Children's Hospital. So dear friend, since 1992 पूरे विश्व भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त वी आर सेलिब्रेटिंग एज ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक. नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये वीक सेलिब्रेशन में हम लोग मैक्सिमम जो मदर्स रहती है और जो बिकमिंग मदर उनको ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस का नॉलेज हम शेयर करते हैं. सो वेरी नाइस एंड अ काइंड एक्टिविटी. बट आई वॉज वंडरिंग, जब से मैंने OBGY कंप्लीट किया है उसके बाद में दीज अवेयरनेस कैंपेन्स हैव ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग एंड वंडर टू अवर सोसाइटी कि उसकी वजह से हमको ज्यादा कोलैबोरेशंस करके वी नीड टू अवेयर वुमेन रिगार्डिंग वेरी कॉमन एंड बेसिक थिंग दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग. डोंट यू थिंक कि ये एनिमल्स में तो कभी होता नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है, बट स्टिल दे रेज 4 to 5 kids. तो what do you think why this happens? Yes. यूजुअली एनिमल्स में कभी भी ये ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट द सीन हैज चेंज. जब हम पुराने जमाने की बात करें, आई थिंक 10 decades अहेड, तो उसमें क्या था कि जो भी डिलीवरी होती थी वहां पे एक जॉइंट फैमिली का कल्चर रहता है. तो क्या रहता है कि नजदीक में दादी होती है या नजदीक में कोई रिलेटिव्स की डिलीवरी उन्होंने कहीं ना कहीं देखी होती है, और बड़े भी घर में रहते हैं कि जो उनको प्रॉपर लैक्टेशन के लिए गाइडेंस और ब्रेस्ट फीडिंग का सपोर्ट उनको मिल जाता है. बट नाउअडेज इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. सो कहीं ना कहीं ये नॉलेज और सपोर्ट जो न्यू मॉम्स रहती है उनमें ये थोड़ा लैकिंग पार्ट रहता है. सो दिस इज द रीजन कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के सेशन की विश्व भर में काफी नीड हुई है. साथ में अभी 2 दिन पहले ही दिव्य भास्कर में एक आर्टिकल में उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डेटा शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि यूजुअली 54% ऑफ मदर्स डिलीवरी के बाद किसी न किसी रीजन से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. सो दिस आर द रीजन कि हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस सेशन की नीड की बहुत ही जरूरत है. Exactly. We've been doing breast awareness campaign since many years now, and the reason behind, especially as ma'am already like enlightened कि भाई हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, we don't know. मेरे पास जब एंटीनेटल मदर आती है, my first question to them is, are you living alone? If they say yes, हम अकेले रहते हैं, तो मेरा second question होता है उनको कि are you able to manage the consequences of pregnancy, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले changes, plus the most difficult part is the baby and the lactation. So we try to prime them, मतलब उनको पहले से ही सिखाते हैं कि how you will be changing your life with a kid, because most of the nuclear families they raise the kid together because they are working also. Yes. So ये awareness right from the beginning we start doing as a part, as a protocol we do ask, and that is how we try to keep them out of postpartum depression also. Yes. पर मुझे यहाँ पे एक सवाल रहता है कि क्या सभी मदर डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए इतनी सक्षम रहती है? Exactly. We know, we've been reading and everybody knows कि there are breast changes during our antenatal period. मतलब जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो within 5 to 6 weeks आप में पूरे बॉडी में चेंजेस होते हैं. The first foremost change is your breast getting tender and heavy. So what does that mean? तो ये होता है कि ब्रेस्ट में लैक्टेशन जो है उसकी प्रोसेस प्रेगनेंसी रहने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है. एंड कई केसेस में तो ऐसे भी होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको फीडिंग कराते हैं एंड द मदर इज प्रेग्नेंट ऑल्सो. सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? मतलब कि लैक्टेशन जो है प्रेगनेंसी दौरान भी बनता है, यस, बट इसका जो प्राइमिंग जो होता है 6 वीक से शुरू होता है, बट एक्चुअल लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो तुरंत डिलीवरी के बाद में उसका फ्लो क्वांटिटी तुरंत बाद उसमें ज्यादा प्रोपोर्शन में देखा जाता है. तो नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद आइडियली कब से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना चाहिए हमें? इसमें तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है.
लेटली नहीं कराते हैं, बट जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, जैसे कि कोई भी टर्शरी केयर सेंटर या कोई भी क्लिनिक्स में डिलीवरी होती है, तो कोई ना कोई गायनेक या हमारा स्टाफ जो है वो तुरंत बच्चे को माता के पास लेके जाके तुरंत पहले ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएट करता है. व्हाट वी हैव डन इन अवर सेटअप इज, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ और कॉर्ड क्लैम्प हमने किया, तो हम तुरंत ही बच्चे को डिलीवरी के समय पे लेबर रूम में, लेबर टेबल पे तुरंत हम बच्चे को क्रॉल कराते हैं और मदर के निपल तक लेके जाते हैं. सो दैट गिव्स बॉन्डिंग, अटैचमेंट एंड यस इट इनिशिएट्स ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन. तो ये काफी हमको फायदेमंद रहता है. तो ये क्रॉलिंग रिस्पॉन्स जो होता है वो बच्चे को भी इजीली बाद में जो है लैचिंग रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, प्लस मदर का लैक्टेशन इजीली जनरेट होता है. ये बात हुई नॉर्मल डिलीवरी की. कई बार मदर्स का सिजेरियन सेक्शन भी किया जाता है. तो सिजेरियन सेक्शन में ऐसा मिथ है कि भाई क्योंकि सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल नेचुरल बर्थ नहीं है तो दूध नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. वो जैसे ही प्रोसेस हमारा नॉर्मल नेचुरल बर्थ प्रोसेस होता है, तो नेचुरली बॉडी में से हार्मोनल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो साइकिल जनरेट होती है और ब्रेन में सिग्नल जाते हैं और प्रोलैक्टिन रिलीज होता है एंड दैट विल गिव लैक्टेशन. क्या सीजर में भी ऐसा है कि हमें इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना है कि वी कैन डिले अप टू 3 or 4 hours? Yes, ideally we delay up to 2 hours only because the mother is little in pain, somewhat discomfort, और उसको ऑब्जर्वेशन में भी हम रखते हैं 1 month and a half to rule out bleeding के issues हैं कि नहीं है. तो we at least keep the baby awake for at least 1 hour. But yes, जैसे मैंने बताया था कि हम नॉर्मल डिलीवरी में भी क्रॉलिंग कराते हैं, सेम मेरा प्रोटोकॉल यही रहता है कि एक बार बच्चा क्लीन हो जाए, पीडियाट्रिशियन देख लेता है, हम तुरंत बच्चे को माँ के पास लेके सिजेरियन सेक्शन के बाद में भी अगर मदर लेबर टेबल पे है, ओटी टेबल पे है, तो हम तुरंत वो क्रॉलिंग रिस्पॉन्स वापस से करवाते हैं. तो दैट डज गिव 90% ऑफ माय फीमेल्स डज नॉट हैव प्रॉब्लम विद फीडिंग. Yes, so I think so. In our pediatric we say WHO UNICEF guidelines say कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ही, तो as early as possible, max within 1 hour में आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना है. Absolutely correct. डेफिनेटली वो फॉलो करें. जब हमारे पीडियाट्रिशियन वार्ड में जाते हैं तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काफी लोग रहते हैं, नानी दादी ये वो लोग रहते हैं और सब पीडियाट्रिशियन को परेशान करते हैं, दूध न दिया दो, दूध न दिया दो. सो माय पीडियाट्रिशियन, एक्चुअली डॉक्टर अश्विनी, शी इज माय पीडियाट्रिशियन हियर. So she gives an elaborate session to all of the relatives, telling what is good, what is not good. So let us be here, what is colostrum from her and why it is important. So this is a very common question कि अभी जो आज सुबह की बात करूँ, तो मैं पोस्टल राउंड में भी गई, वहाँ पे मैंने जाके सिस्टर को एक सवाल पूछा कि बच्चा ने फीडिंग शुरू किया है, तो सबसे पहला उसका भी सवाल यही था, मैडम इसको दूध नहीं आता है. So here is to say to every new moms कि नॉर्मली सी आफ्टर द डिलीवरी जो इनिशियल 3 days आएगा वो आएगा कोलोस्ट्रम. यस, डेफिनेटली उसका जो अमाउंट रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा. स्टार्ट फ्रॉम द 4 ml टू मैक्सिमम 40 ml इन अ डे रहेगा. बट अब बेबी का एक पर्सपेक्टिव हम समझते हैं कि जब बेबी बॉर्न होता है उसका जो स्टमक साइज होता है वो इतना सा छोटा सा चेरी जैसा होता है. तो इट ऑलमोस्ट अबाउट 1 TS 4 to 5 ml जितना. सो दूध कम आना मतलब अगर 4 to 5 ml दूध भी आता है तो इट इज इनफ फॉर द न्यूबॉर्न बेबी. ग्रेजुअली ओवर 2 to 3 days वो साइज इंक्रीज होकर एक वॉलनट जितनी हो जाती है, which approximately accommodates your 30 to 40 ml of milk. So gradually over the 3 days ये milk flow बढ़ेगा. So initially don't worry अगर moms आपको milk कम आता है तो it is not कम milk, it is appropriate for your baby, ranging from 4 to 40 ml. एंड सेकंड, ये कोलोस्ट्रम है उसको बेबी का फर्स्ट वेलकम ड्रिंक बोलते हैं, उसको बेबी की फर्स्ट वैक्सीन बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज फुल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी. सो बेबी को ओवरऑल प्रोटेक्शन करने में काफी मदद करता है. सो ये कोलोस्ट्रम डेफिनेटली आपको देना है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है. इसके रिलेटेड काफी मिथ भी है कि ये दूध होता है उसको बिच का दूध बोलते हैं, गंदा दूध बोलते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. तो हियर इज माय एडवाइस कि आप ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली शुरू करें. 3 दिन तक कम दूध आएगा, देन डोंट वरी, जस्ट आपके बेबी को टाइमली आप लैच कराते रहें. अश्विनी, वी हैव मेड अ प्रैक्टिस हियर कि हम कभी भी
लैक्टोजन पाउडर हॉस्पिटल में रखते नहीं। तो अगर रखेंगे तो डिमांड आएगी कि गिव अस समथिंग, द दूध नहीं आवतु, तो रखा ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो वो लोग खुद से ही ब्रेस्ट फीडिंग जो है लैचिंग कराते रहेंगे, तो दैट विल ऑब्वियसली इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग। सो वी ऑलवेज टेल देम इन राउंड्स कि भाई हमारे पास जो है पाउडर मिल्क है ही नहीं, तो वो मदर जो है कि बार बार बच्चे को सक कराएगी और ऑब्वियसली दैट विल इनिशिएट द प्रोलैक्टिन एंड द ब्रेस्ट फीडिंग विल स्टार्ट। तो कई बार ऐसा भी देखा है कि चलो आप फॉर्मूला मिल्क तो मैडम नहीं देती है, पर मैंने देखा है कि दादी जो होती है वो हनी के डब्बे के साथ रहती है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, जब भी मैं बच्चा देती हूँ, एंड अब तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी आती हैं ऐसे बच्चा देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलती हूँ कि वही बच्चा लेगा जो सूती नहीं देगा। अभी हमारे गुजरात में सूती होता है कि बच्चे को सबसे पहले मुंह में कुछ डालना, चाहे गुड़ का पानी हो, चाहे मध हो, चाहे कुछ भी पानी भी हो, चाहे लास्ट में कुछ नहीं तो एक उंगली भी डाल देंगे। तो क्योंकि उसके जैसा बच्चा दिखना चाहिए, होना चाहिए, उसका भी आईक्यू उसके जैसा होना चाहिए, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का एक सोच होता है। तो मैं उन्हीं को बच्चा पकड़ने देती हूँ जो मुझे प्रॉमिस करे कि मैं कुछ देने वाली नहीं हूँ, और वही पहले बच्चे को हम देते हैं। सो दैट वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग नाउअडेज एंड इज एक्चुअली हेल्पिंग अस। यस, डेफिनेटली। ये इज टू से कि मैम ने जैसे बताया कि शहद वो नहीं देना है, कुछ भी ऊपर से प्री लेक्टर हमें बच्चे को नहीं देना है, उसके कुछ साइंटिफिक रीजन है। शहद जो रहता है उसमें कुछ प्रकार का इन्फेक्शन रहता है, स्पोर्स रहते हैं जो बच्चे में पैरालिसिस करते हैं, तो आपको बर्थ के टाइम पे बच्चे को शहद नहीं देना है। आगे आने वाले 6 मंथ तक भी इसमें से कोई भी चीज नहीं देनी है। साथ में कॉमनली दे गिव सुवर्णप्राश या दे गिव सम बाल गुट्टी, जन्म गुट्टी। बट डियर फ्रेंड्स, इसमें से किसी भी चीज का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो बच्चे की हेल्थ को या बच्चे की इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। तो इन दैट केस ऑफ अनसर्टेनिटी वी शुड नॉट गिव इट। एंड द मोस्ट कॉमन द ग्राउंड वाटर। इवन द पेशेंट कम और वाटर लेके आते हैं, मुझे पूछते हैं मैडम ये तो देना ही है, नहीं तो बरसों की प्रथा है। So the gripe water also not advisable because it contain some amount of alcohol और it has extra amount of sugar. उसकी जो शुगर रहती है वो 25 times बेबी के बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा रहती है। So because of this reason हमें बच्चे को ये जन्म गुट्टी, बाल गुट्टी, ग्राइप वाटर, हनी ऐसी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार मैंने ऐसा देखा है जो बादाम होते हैं, काजू होते हैं, जायफल होते हैं, ये सब पीस के भी बच्चे को देते हैं, जिन्हें हमें गुजरात में घसारो कहिए, राइट। सो मेरा मतलब कहना ये है कि नॉर्मल इनिशियल 6 मंथ के लिए बेबी का जो स्टमक होता है वो ओनली ब्रेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट कर सके उतना ही सक्षम होता है। तो ये सब चीज देने का भी बच्चे को कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा मैं ऐसा कहती हूँ कि ये जो बादाम, काजू, अखरोट जो खिला रहा है वो मम्मी को खिलाओ। यस, तो इससे क्या होगा कि उसका मतलब डाइट, न्यूट्रिशन रहेगा, तो उसको इट विल हेल्प टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। सो दैट इज द थिंग। एग्जैक्टली, मतलब न्यूट्रिशन राइट नाउ जब डिलीवरी हो जाती है तब बच्चे को तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन अपनी मदर से मिलने ही वाला है, एंड दैट ऑल्सो रेडी टू अवेलेबल। मतलब जो टेम्परेचर में चाहिए वो टेम्परेचर में जब चाहिए तब इजीली निकल जाता है। मतलब इतना इजी है कि मदर को कुछ श्रम नहीं करना पड़ता है, प्लस इकोनॉमिकल कुछ उसमें पैसा नहीं लगता है। तो ध्यान रखना है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर ही कराते रहे। हम थोड़े सख्त हो जाते हैं रिलेटिव्स के सामने कि भाई केम नहीं पीवड़ा हो, हम उनको बुरे लगते हैं, बट यस इवेंचुअली जब बेबी डिस्चार्ज होके जाता है, मदर डिस्चार्ज होके जाती है, तो जरूर से वो फॉलो करते हैं हमारी बात। यस, तो हम लोग मतलब एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वी मस्ट से इट शुड हैज टू बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बट कई बार मैंने देखा है कि मदर को कुछ जेन्युइन रीजन भी होता है, लाइक उसको फ्लैट निकल रहती है, तो एक्चुअली उसको लैचिंग में इश्यू आते हैं। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि इज देयर एनी वे कि एंटीनेटली आप ये चीज डायग्नोज करो और यू कैन हेल्प द मदर, सो आफ्टर द डिलीवरी शी कुडंट हैव प्रॉब्लम विद द लैचिंग। तो कुछ ऐसा एंटीनेटल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप रूटीनली करते हो? Exactly, we do. See, Government of India has passed so many guidelines which include compulsory checkups, जिसमें डेंटल चेकअप है। तो एवरी ट्राइमेस्टर एक बार डेंटल चेकअप होना चाहिए। बट
स्टिल दिस ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो पोर्शन है वो अभी तक उसमें आया नहीं है. बट आई वॉज इन गवर्नमेंट बिफोर एंड आई यूज टू प्रैक्टिस लॉन्ग बैक. मैं तभी भी ये प्रैक्टिस करती थी एटलीस्ट वंस. आई यूज टू सी देयर ब्रेस्ट to rule out two major things in them. Early breast carcinoma because ये genetic होता है, and second is the shape and contour of their breast which includes their nipple. So अगर flat nipple है तो उसी टाइम से हम उनको aware करते हैं कि this might create some problem after delivery for baby to attach. So that kind of counseling and awareness right from antenatal period is extremely helpful. तो एवरी गायनेक शुड एटलीस्ट चेक देयर ब्रेस्ट वंस. हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन तो करते ही हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन भी करते हैं, डेंटल एग्जामिनेशन भी मैंने कंपलसरी किया है. तो विद दैट वी डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आल्सो एंड लकीली वी एबल टू डायग्नोज मेनी फ्लैट निपल एंड देन इवेंचुअली वी आस्क देम टू manipulate their nipple and then they are able to feed their child immediately after the delivery. So that does help. Okay. और कभी-कभी ड्राइनेस भी रहती है मदर को एंड दैट कुड बी द रीजन फॉर द क्रैक निपल. सो ड्राइनेस अगर आप एंटीनेटली यू वांट टू मतलब मेक हर टू अप्लाई समथिंग ओवर. Yes, moisturizer in the form of ghee that is present in our house. So we ask them just the simple cow ghee. Yes, so that is not harmless. And gives proper moisturizer, so that will prevent cracked nipples and retracted. Everything will be prevented from that. Fine. So we can apply the natural ingredient that is available at home. अभी कई बार हम लोगों ने आपने भी ये सुना होगा कि मदर का ये सवाल रहता है कि मेरी ब्रेस्ट की साइज छोटी है. So does it affect the milk flow कि साइज मदर की ब्रेस्ट की छोटी है तो मिल्क कम आएगा और जिसकी ब्रेस्ट की साइज ज्यादा है तो उसको मिल्क फ्लो ज्यादा आएगा. So do you feel that is it true or it is a myth? No, obviously, Ashwini, this is a myth. Size of the breast has nothing to do with lactation. बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से माता उस हिसाब का दूध बनाती ही है. So that is demand and supply. जितना बच्चे को चाहिए डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फीटस. जैसे कि अगर बच्चा है विद इन अ वीक का है तो उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन होगा. अगर 6 मंथ्स का है तो उस हिसाब से मदर उसका प्रोडक्शन करती ही है, चाहे वो मदर फील कर पाए या ना कर पाए. बट यस, बेबी का वेट गेन भी होता है और बेबी हैज अ फील ऑफ सेटाइटी कि यस आई हैव बीन एबल टू फीड माय बेबी प्रॉपर्ली. सो आई थिंक आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, बोलते होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से किया है कि नहीं, मेरा बच्चा रोता रहता है तो बच्चे को दूध जा रहा है कि नहीं. तो आप कैसे काउंसिल करते हो उनको? See, usually as a pediatrician, I must say कि normally भगवान ने हर मदर का जो शरीर बनाया है वो उस तरीके से उसका डिजाइन किया है कि एवरी मदर इज कैपेबल ऑफ गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर चाइल्ड, राइट. तो सबसे पहले मैं उनको यही पॉजिटिव काउंसलिंग करती हूँ कि जस्ट कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक कि आपकी सोच है वो आपके फीडिंग के दौरान बच्चे पे काफी असर करती है. आप जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे उतना अच्छा आपको दूध आएगा. एंड देयर आर फ्यू पैरामीटर्स बाय व्हिच आई कैन काउंसिल द मदर कि अगर आपका बेबी प्रॉपर लैच करता है, बच्चे को यूरिन मिनिमम 4 to 6 टाइम इन अ डे पास करता है, बेबी का वेट गेन जैसे आपने बताया, जैसे बेबी का वेट गेन अच्छा होता है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फ्लो, यू डोंट नीड टू चेक एवरी टाइम. क्योंकि आई हैव सीन मदर ब्रेस्ट को प्रेस कर करके चेक करती है मिल्क आ रहा है, मिल्क आ रहा है. सो हियर यू आर कीपिंग अ डाउट ऑन योर मदरहुड. आप अपने मातृत्व पे ही एक बड़ा सवाल क्रिएट करते हो कि क्या मैं सक्षम हूँ बच्चे को दूध देने के लिए. तो ऐसा नहीं करना है. एवरी टाइम वी से कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ विन विन सिचुएशन. सो कई बार देखा जाता है कि सब इनको ऐसा सोचते हैं, जैसे नानी, दादी, काकी, ये सब लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं डिलीवरी के बाद. तो ऑलवेज उनको ये रहता है कि फीडिंग ठीक नहीं हो रहा है तो दे इमीडिएटली दे कम विद काउ मिल्क एंड गोट मिल्क एंड सम प्लेसेस इवन कैमल मिल्क. So that policy need to be stopped right away. By giving such kind of awareness campaigns, I think we will be able to change the mentality of people कि नहीं, माता का दूध ही sufficient है और that is optimum for any kid. So we will just elaborate in short brief कि benefits क्या रहते हैं माता के दूध के, breastfeeding के benefits. So ma'am, what do you think? ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स रहते हैं उसमें मदर और बेबी दोनों को बेनिफिट
So I'll talk about baby's benefit. So here जब भी माँ अपना दूध बच्चे को देती है तो वो दोनों एक स्नेह के बंधन से जुड़ जाते हैं। जब इंट्रायूट्राइन रहते हैं वहाँ पे तो बेबी जो होता है वो माँ के साथ कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, बट आफ्टर द डिलीवरी उसके पास ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इट इज अमेजिंग वे कि वो अपने बच्चे के साथ जुड़ी है। और इस वजह से जब माँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी छाती के पास लाती है तो एट दैट टाइम बच्चे की 5 फेशियल सेंसेस एक्टिवेट होती है। दैट इज के बच्चा जो फील लेता है तो उसका टेस्ट सेंसेशन डेवलप होता है, माँ के टच से स्किन टू स्किन कांटेक्ट से टच डेवलप होता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो आई टू आई कांटेक्ट करती है, उसके साथ बातें करती है, उसके साथ स्माइल करती है, एंजॉय करती है, दैट एक्टिवेट हर विजन एंड हिज हियरिंग। तो अल्टीमेटली द स्टडीज हैव शोन कि जो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट 7 पॉइंट दूसरे बच्चों से ज्यादा रहता है। और साथ में जैसे बताया कि दोनों स्नेह के बंधन से जुड़े रहते हैं तो उनका इमोशनल क्वोशिएंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सब चीज भी उसके पास बच्चे के पास रहती है। तो बच्चे का जो क्राइंग है वो अननेसेसरी क्राइंग उसका कम रहेगा। साथ में एब्सोल्युटली इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड। तो अल्टीमेटली ओवरऑल बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से रहेगा। साथ में माँ के दूध में जो न्यूट्रिशन रहता है उसकी वजह से बच्चे को जो काफी सारी फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करना चाहती है, जिसमें न्यूमोनिया रहता है, डायरिया, फिर उसको ईयर इन्फेक्शन, ये जानलेवा बीमारियों से वो बचाता है। और लेटर ऑन लाइफ में एलर्जिक केसेस, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियों से बच्चों को बचाता है। तो ऐसे जो मैं बोलने जाऊँ तो हमारा 1 घंटा निकल जाएगा कि इट हैज अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट टू बेबी, बट अलोंग दैट मदर को भी वो काफी बेनिफिशियल रहता है। सो आप बताएं कि मदर को क्या बेनिफिट रहता है? सी, जब हम बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए जरूरी है, वो तो सबको मालूम है कि बच्चे के लिए जरूरी है, बट देयर इज अ स्मॉल मिथ अगेन कि शेप चेंज हो जाएगा, बॉडी शेपिंग होगा। तो व्हेन यू सी द बेनिफिट्स ओवर बॉडी शेपिंग, तो बेनिफिट्स मदर को क्या क्या होती है। तो रिसेंटली वी बीन सीइंग लॉट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो एकदम से क्यों हम ये ब्रेस्ट कैंसर सुनने में आ रहा है कि पहले भी तो था, पहले भी औरतें थी, तो अब एकदम से ब्रेस्ट कैंसर क्यों? तो ओनली एंड ओनली बिकॉज वी अवॉइड गिविंग ब्रेस्ट मिल्क टू अवर बेबी। तो उस वजह से जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सीधी सी बात, अगर आप लैक्टेशन कराओगे योर हार्मोन्स विल रिमेन नॉर्मल और आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। एंड ब्रेस्ट इज अगेन रिलेटेड विथ हमारा यूट्रस। सो यूट्राइन एंड ओवेरियन कैंसर मतलब कि गर्भाशय और ओवरी, अंडाशय, उनके भी कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क कराने से अगर आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगर मिल जाती है मदर, क्योंकि अब तो वैक्सीन भी निकली है, CSRV की वैक्सीन निकल गई, पता नहीं अभी इतने एडवांस रिसर्च हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग की वैक्सीन आएगी। पर अगर ये नेचुरल वैक्सीन अगर बेबी को फीड कराने से हमको मिल जाती है तो आई थिंक एवरीबडी शुड। इवन नाउ वी सी सेलिब्रिटीज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर बेबी को फीड कराते हुए। इवन पॉलिटिशियंस जो है वो सभा में बैठे हैं और फीडिंग करा रहे हैं। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम एनी मोर, यू शुड बी फीलिंग प्राइड दैट यू आर फीडिंग योर बेबी। प्लस जो बॉन्डिंग की आपने बात कही कि देयर इज एक्चुअल 5 सेंसेस जो डेवलप होते हैं और मदर और बेबी का बॉन्डिंग होता है। तो यस, मदर को वो पोस्टपार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन से बचने में भी ये ब्रेस्ट फीडिंग काफी मददरूप होता है। एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है बच्चे के साथ कि यस मैं कर पाऊंगी, मेरे से होगा एंड आई विल बी एबल टू डू। तो मदर अगर वर्किंग है तो एक फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर होती है। जब ब्रेस्ट मिल्क की बात आती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो ये भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है। मेरी सोसाइटी में एक कपल है, उनके वहाँ पे ट्विंस डिलीवरी हुई। तो एक दिन मैं जा रही थी तो लाइक 3-4 महीने के बच्चे होंगे, तो जा रही थी तो वो भंगार वाला होता है, उनको टिन्स दे रहे थे, दूध के टिन्स, एंड स्ट्रेस्ड आउट थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाभी सो थयू, क्या हुआ आपको? तो मैंने बोला देखो ना कितना खर्चा। तो मतलब वही है कि खर्चा हो रहा है फॉर्मूला फीड से, ब्रेस्ट मिल्क इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस द बेस्ट थिंग, सब जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं, तो ये तो नेचुरल कैलोरी बर्नर है। सो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से यू
will actually lose calories and lose your weight. तो डिलीवरी के बाद में ये जो weight gain और फूलना ये वो तो सब normally naturally निकल जाएगा. तो yes, there are lots of benefits to both mother and baby. So हम तो हमारे सारे ही patients, rather जो antenatal patients होते हैं उनको सबको यही सलाह देते हैं right from the beginning कि भाई every 2 hourly breastfeeding आपको कराना है. And the word we use is exclusive. Exclusive मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध. उसके अलावा no पानी, no cow milk, nothing. Yes, absolutely. So she is right कि exclusive breastfeeding it has to be on demand. जब आपका बच्चा भूखा है तब आप उसको breastfeeding कराओ. अभी मैंने ऐसा देखा है कि काफी सारे इतने एडवांटेज पता रहता है. So do you think कि मदर बॉटल फीड चूज करेगी? इसके अलावा आपको लगता है क्या? Problem is nuclear families. See, I live in a nuclear family too. So I faced the same problem कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं पेशेंट्स देखूंगी, उस टाइम पे what? तो I'll give you my example. मैंने कैसे overcome किया? So that might be an inspiration to all others who are working. मैंने ऐसी जगह पे जॉब अपनी चूज की right after my delivery, जहाँ पे मैं अपने बेबी को अपने साथ रख सकती. So I chose a hospital away from Surat, in a periphery where I was able to keep my baby along with me. So my baby was not suffered at all. मैं अपने बच्चे को 6 month तक exclusive breastfeeding दे पाई थी. We are so career oriented कि डिलीवरी के तुरंत बाद we start doing our jobs. So मैंने भी वैसे ही किया, but it never interrupted my bonding with my daughter. I must congratulate you for the exclusive breastfeeding. So definitely कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि अगर आपको 3rd फ्लोर पे मैडम के हॉस्पिटल में आना है और आपके पास 2 चॉइस है, यू कैन कम विद द लिफ्ट ऑल्सो एंड यू कैन कम विद द स्टेयर ऑल्सो. तो आप कौन सा चॉइस करोगे? एब्सोल्युटली नॉर्मली सब लिफ्ट ही सिलेक्ट करेंगे. तो बॉटल फीडिंग इज जस्ट लाइक द लिफ्ट वे कि वो बहुत इजी रहता है. मिल्क का फ्लो अपने आप आता है जिसमें बेबी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. और उसके सामने आप ब्रेस्ट फीडिंग देखोगे तो जिसमें बच्चे को पूरा सक करना पड़ता है, सक फॉलो करके फिर वो मिल्क मदर की ब्रेस्ट में से बच्चा एक्सप्रेस करता है. तो इट इज लिटिल बिट जस्ट लाइक टू दादर चढ़ने जैसा रहता है. सो इसमें बच्चे को कॉमनली निपल कंफ्यूजन होता है. उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे कौन सी वाली निपल से सक करना है. जो इजी होगा वही बेबी लेगा. फिर प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, कैसे बॉटल छुड़वाएं. तो ये प्रॉब्लम को मेरी दृष्टि आने ही नहीं देना चाहिए. ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप बॉटल फीड उनको दोगे. दिया ही नहीं तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं. थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा, बट यस इवेंचुअली दैट विल हेल्प योर बेबी. हमको तो सिर्फ एक ही अभी चाहिए. तो क्यों ना, व्हाई नॉट टू रेज दैट बेबी स्मार्टली. इसके अलावा भी बॉटल फीडिंग से मैं हर पेशेंट को ऐसा बोलती हूँ, जब आप बॉटल देते हो जस्ट रिमेम्बर यू आर गिविंग योर चाइल्ड टू इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू 4 times इंक्रीज इन न्यूमोनिया, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ये सब होने के चांसेस बच्चे में बढ़ जाते हैं. इसके अलावा जब आपका बच्चा जैसे ग्रो करेगा और टीथिंग का टाइम होगा, वो टाइम पे टीथ माल अलाइनमेंट, डेंटल कैरीज, ये सब शक्यता होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं. So dear parents, here our advice is not to choose bottle feeding because it is hazardous to your kid. So there should never be an excuse कि अगर हम working है तो bottle ही देना पड़ेगा. What option we have? So there is always a way out. हर question के बाद में एक answer है और हर बंद दरवाजे के बाद एक खुली खिड़की है. So there is always a way out. Just you need to change the way you think. So just change your perspective. आपको कहीं ना कहीं इस बात का solution जरूर मिल जाएगा कि हम क्या करें कि हम बच्चे को अच्छी जिंदगी दे पाएं बाद में, by just avoiding one simple bottle. So that we can do. I had recently today morning I was seeing my patient and एक mother she come here for some other gynec problem, but then her concern was lately जब जा रही थी उसको मालूम पड़ा कि we are into too much of breastfeeding and we are going to have a session like this. So she asked me कि she had a kid 4 years old and she is still breastfeeding. So, and the reason she is giving is my child might be autistic and that is the reason I am feeding. So then I busted all her myths and now she is कि वो छुड़वाने के लिए प्रयत्न करेगी क्योंकि अभी तक उसने प्रयत्न किए भी नहीं थे
लैक ऑफ अवेयरनेस। उसको ऐसे लगा कि शायद ऐसे फिजिकली और मेंटली चैलेंज बेबी को रिक्वायरमेंट होती है, बट रेदर दे आर एक्चुअली डूइंग हार्म। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक सवाल मुझे ऐसा होता है कि जब हमने बॉटल फीडिंग की बात छेड़ी ही है तो कि ट्विंस में भी ऐसा होता है कि दूध कम आता है, इज इट लाइक सो कि ऐसा होना चाहिए। ओनली रीजन कि उसको बॉटल फीडिंग शुरू करें हम? क्या हमने देखा है डॉग्स को बॉटल फीड देते हुए? तो 5-6 पी लेते हैं ना एक ही मदर में से। तो वही है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई तो आएगा ही। तो मदर नोस कि उसको क्या कितना कौन से टाइम पे कैसा प्रोपोर्शन और कंपोजिशन के साथ में चाहिए, वो मदर ऑटोमेटिकली बनाती है। उसमें कोई मैथमेटिक्स होता ही नहीं है। तो ट्विंस में भी यू रिमेम्बर वी हैड अ पेशेंट लास्ट मंथ, ट्विंस डिलीवरी हुआ एंड patient architect by profession and she had the same problem. She was workaholic and she had to raise 2 kids. But both of our team were able to challenge her with breastfeeding only and we get success. Yes, we can get success also. Right now I must say कि वो जो मदर है जिसको ट्विंस है वो अभी दोनों बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है और साथ में ही वो दोनों बच्चों का जो वेट गेन है वो उसके एज अप्रोप्रिएट हो रहा है। तो वो भी एक मैसेज ये जाता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द ट्विंस मदर कैन हैव एडिक्वेट मिल्क फ्लो। जैसे मैंने आगे भी बताया, राइट नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग कि भगवान ने माँ की शरीर की रचना ऐसे ही की है कि उसको एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो वो उसके हिसाब से ही मिल्क प्रोडक्शन करती है। और सिंपली जो मदर जो होता है वो मिल्क जो होता है वो आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है कि काऊ का मिल्क होगा वो काऊ के बच्चे के लिए होगा, ह्यूमन मिल्क होगा वो ह्यूमन के लिए होगा। और कभी अभी ये IVF के जमाने में हमने ये भी देखा है कि काफी सारे प्री मैच्योर डिलीवरीज भी कभी कभी होती है। तो उसमें जो प्री मैच्योर बेबी आते हैं उनमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो वो मदर का जो मिल्क आता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। और जो पूरे महीने पे आता है तो उसका मिल्क जो होता है वो पूरे महीने 3 किलो के बच्चे के हिसाब से आता है। सो इट इज नॉट लाइक दैट आपका बच्चा पूरे महीने पे आया है जितने वजन का है 1 है 2 है तो आपको मदर को दूध अपने बच्चे के लिए उतना पर्याप्त हो ही जाता है। सो दिस इज ऑल्सो मैसेज आई वॉन्ट टू कन्वे। पर मुझे ऐसा लगता है जो आपने अपना एग्जाम्पल के तहत बहुत ही अच्छा मैसेज सोसाइटी को दिया कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग you become successful to giving exclusive breastfeeding in your child. But working mother में मैंने ये जो बॉटल का कल्चर काफी देखा है। पर कैन वी हैव अनदर ऑप्शन, कुछ के कुछ वो मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर करके जाए या अनदर सॉल्यूशन यू सजेस्ट पीपल? Yes. Extraction is a good option. तो ब्रेस्ट पंप इजीली अवेलेबल है और अगर पंप यूज नहीं करना है तो सिंपल एक्सप्रेशन विथ योर हैंड मैनुअल एक्सप्रेस करके क्लीन कटोरी में उसको लेके उसको ढक दो और चम्मच से बच्चे को पिलाओ। तो दैट इज अ सेफ ऑप्शन। जो कटोरी आप यूज करते हो दैट शुड बी बॉइल्ड, उसको बॉईल करना है और जो चम्मच से आप बच्चे को फीड कराने वाले हो उसको भी अच्छे से बॉईल करके उसी कटोरी को उसी बॉइलिंग वेसल में रखना है। और जब भी उसको यूज करना है तो उसी टाइम पे क्लीन हैंड से उसको निकाल के और फिर हम बच्चे को उसमें से जो भी हमारा फीड है वो निकाल के उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड देन यू कैन इजीली गिव दैट मिल्क फॉर कमिंग 4 आवर्स। तो मतलब 4 घंटे तक वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो दूध खराब भी नहीं होता है। अदर थिंग, अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन आवर्स है 9 to 5 जॉब कर रहे हो आप, तो जैसे मैंने किया था कि एक नर्सिंग एरिया आप अपने नजदीक रखो। अगर स्टिल कोई कॉर्पोरेट जॉब है जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये ब्रेस्ट मिल्क जो एक्सप्रेस किया है उसको कोई स्टील या ग्लास के कंटेनर में रख के यू कैन इवन रेफ्रिजरेटेड, डीप फ्रीज नहीं करना है बट यू कैन रेफ्रिजरेटेड। एंड जब भी उसको यूज करना है यू डोंट हैव टू बॉईल इट, यू जस्ट लेट इट कम डाउन टू इट्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगेन एंड यू कैन फीड द बेबी। सो ये भी एक ऑप्शन है। बट यस, वी अगेन एडवाइज नो बॉटल फीडिंग, सिर्फ चम्मच कटोरी इज इनफ एंड यस दैट विल सैटिस्फाई बेबीज हंगर। Yes, fine. So, for the working women, what they can do? जैसे इन्होंने बताया, नंबर 1, आप जहाँ पे भी जॉब करने वाले हो वहाँ पे पहले से आप इंक्वायरी करके रखिए कि वहाँ पे कोई नर्सिंग एरिया है
યા અમે ગુજરાતીમાં ઘોડિયાઘર કહીએ એટલે આવું કંઈ હોય ને તો તમે ડેફિનેટલી તમારી 6 મંથ પછી કે 4 મંથ પછી તમે જોબ જોઈન કરી શકો અને આ ઘોડિયાઘર જે હોય છે ને એમાં यू हैव सपोर्टिव सिस्टम विद यू सो जયારે भी तुम्हारे जब आपके ऑफिस में एक नर्सिंग ब्रेक होता है वो टाइम पे आप जाकर बच्चे को फीड करा सकते हैं। अगर सूरत की मैं बात करूँ तो सूरत के एलएनटी में ऐसा घोड़ियाघर उन्होंने रखा है कि जहाँ पे जो वर्किंग मदर है दे कैन एंजॉय देयर वर्क ऑल्सो and enjoy and baby can also they can give the exclusive breastfeeding। अभी 2 दिन पहले ही हमारे सूरत पुलिस का तालीम केंद्र में फीमेल के लिए एक सेमिनार हुआ था। वो सेमिनार में उनके जो हेड थे उन्होंने यही बताया, यही बात पे उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि वर्किंग के टाइम पर उन्होंने एक वाक्य बताया हमें कि मैंने जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को वर्किंग के दौरान चालू किया तो મને બહુ મજા આવવા લગી એમણે એવું કીધું। सो व्हाट इज द वांट टू शी कन्वे द मैसेज कि नॉर्मली जैसे आगे मैम ने बताया कि पेरिनेटल डिप्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। तो जब आप बच्चे को वर्किंग आवर्स के टाइम पे भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा विच इज कॉल्ड फील गुड हार्मोन। तो जब आप तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो आप खुश भी रहोगे, आप काम भी अच्छे से करोगे और इट इज ऑल्सो अगेन अ विन विन सिचुएशन फॉर द वर्किंग वुमेन कि आपकी उतनी छुट्टी कम होगी, वहाँ पे आपकी सैलरी भी चालू रहेगी और आपका बच्चे को भी आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा सकोगे। और दूसरा एक चीज कि मानो कि आपको ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे मैम ने बताया वैसे आप एक्सप्रेस करके स्टोर करके अपने बच्चों को फीडिंग करा सकते हो। तो हियर नो एक्सक्यूज फॉर बॉटल फीडिंग। एग्जैक्टली, देयर इज नो एक्सक्यूज। बॉटल फीड तो बिल्कुल नहीं ही लेना चाहिए। इससे नाउअडेज ये डेंटल कैरीज है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गई, अस्थमा छोटे बच्चों में देखा जाता है। क्यों? इट्स नॉट बिकॉज की सूरत में ज्यादा मॉइस्चर है इस वजह से, बट बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी विच वी चेंजिंग कि भाई इजी है तो दे दिया, हम तो फ्री रहेंगे। जो नया ट्रेंड चल रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, तो वी आर गिविंग इजी वेज फॉर बेबी टू स्पॉइल। सो दैट शुड एब्सोल्युटली बी अवॉइडेड। उसको बंद करना ही चाहिए। और डेफिनेटली और साथ में वर्किंग वुमेन को ये भी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसका डाइट अच्छा हो। इट हैज टू बी न्यूट्रिशियस डाइट ताकि उनको जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छे से रहे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। सो इज देयर एनी कोरिलेशन ऑफ द डाइट एंड लैक्टेशन? एब्सोल्युटली देयर इज। मैं तो न्यूक्लियर में हूँ बट स्टिल आई हैव अ फैमिली। तो मेरी सास ने मुझे बोला कि आ खाओ જોઈએ, आ खाओ જોઈએ, आ खाओ જોઈએ। Being a gynec, I was little irritated कि आटલું બધું ખાવું જોઈએ। Yes, I knew the scientific evidence. I had read the studies. I exactly knew why she was telling me all this because वो मुझे मेथी का पाक खिला रही थी। मुझे पता है that is going to increase my lactation। वो मुझे गुड़ से बने तिल वाले लड्डू खिला रही थी, तो मुझे ये भी मालूम था कि उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो काफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बार्ली है, खसखस है, ये सब चीजें जो है, मेथी के दाने हैं, उसको भिगो के दूसरे दिन पानी पियो। ये सब नेचुरल गैलेक्टोगोन्स है, मतलब कि वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मेडिसिन से अलग, बट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आर रेडी टू हैव इट इन योर होम। तो दूध जो है उसमें भी, तो ये सब चीजें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शन में ड्यूरिंग लैक्टेशन लेने से नेचुरली लैक्टेशन मतलब कि नेचुरल मिल्क फ्लो बढ़ जाता है। तो वी डू एडवाइज कि ओट्स वगैरह भी मदर को लेने से लैक्टेशन इंप्रूव होता ही है। Any medicine that can improve the milk flow? Yes, we been giving Ayurvedic medications also in the form of Satavari powder and जो मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स बोले जो किचन में रेडीली अवेलेबल हैं वही इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं। तो या मेडिसिन खा लो या तो वो प्रिपरेशन ले लो, बोथ आर सेम। और हमारे एलोपैथी में भी है, सो वी गिव मेटोक्लोप्रामाइड, सो दैट मेडिकेशन आल्सो हेल्प इन इम्प्रूव लैक्टेशन, बट यस दीज मेडिकेशन शुड नेवर बी टेकन विदाउट एडवाइस। यस, सो वही मिथ है कि फीडिंग बराबर નથી આવતું એટલે મેડિસિન્સ ચાલુ કરીએ। तो पहले तो ये देख लो कि फीडिंग बराबर आवे છે कि नहीं, वो तो आप जानना सीख लो कि भाई किसको नॉर्मल फीडिंग बोलते हैं और बच्चा इज एक्चुअली हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ फीडिंग यू हैव। तो वो बेपरवाह से रोता नहीं है, मतलब एक्सेसिव क्राइंग नहीं करता है। तो
मतलब कि बेबी इज हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ फीड, सो नो नीड टू टेक एनीथिंग इन एक्सेस. So here to message कि yes, some kind of foods they can help you to increase the milk flow, and definitely the Ayurvedic tablets can help you to increase the milk flow. पर इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये सब तो आपके लिए हेल्प के लिए है, बट डियर मॉम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका पॉजिटिव माइंडसेट. जैसे मैंने बताया कि हम मदर का पहले 3 दिन यही सवाल करता है, मुझे दूध नहीं आता है, दूध नहीं आता. तो ये मंत्र आप बोलोगे तो वो मंत्र सिद्ध होने ही वाला है. उसकी जगह पे आप ऐसा करो कि यस मुझे बहुत अच्छा मिल्क आ रहा है, आई हैव इनफ मिल्क फॉर माय किड, आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रेस्ट फीड माय चाइल्ड, माय बॉडी इज डिजाइन टू ब्रेस्ट फीड माय चाइल्ड. अगर ये इतने पॉजिटिव अफर्मेशन आप करोगे तो आपको मिल्क बहुत ही अच्छा आएगा. और उसके साथ थोड़ा मैं ये भी बताऊंगी कि डेफिनेटली काफी सारी मदर को, मैं जितनी भी लैक्टेशनल ओपीडी देखती हूँ उसमें से ऑलमोस्ट 10 में से 8 मदर को लैचिंग में इश्यू रहता है. सो लैचिंग इज लाइक हाउ योर बेबी होल्ड योर ब्रेस्ट. मैं हमेशा मेरे सेशन में बोल रही हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निपल फीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. सो व्हाट इज दैट? नॉर्मली मदर्स क्या करती है कि निपल पे सक कराती है. सो प्रॉपर लैचिंग इज लाइक, मैं आपको एक बलून के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज नॉर्मल लैचिंग. मानो ये ब्रेस्ट है, ये बेबी का मुंह है. सो नॉर्मल लैचिंग में बेबी का मुंह वाइड ओपन रहेगा. आपका बेबी जो होगा वो आपके निपल को ऐसे लोअर जॉ से ग्रास्प करेगा और उसकी ऐसे पकड़ होगी, जिसमें बेबी का मदर का जो ये एरियोला कहते हैं. सो लोअर एरियोला आपका पूरा बेबी के माउथ में रहेगा, अपर एरियोला थोड़ा सा विजिबल रहेगा, और बच्चा ये आपकी ब्रेस्ट टिश्यू पे सक करेगा, वो निपल पे सक नहीं करेगा. राइट. तो आपका अगर प्रॉपर लैचिंग होगा तो आपको डेफिनेटली मिल्क प्रॉपर ही आएगा, बच्चा अननेसेसरी क्राई नहीं करेगा. और द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे लैच करने के बाद बच्चा ऐसे ब्रेस्ट फीड सक करेगा तो उसको कंटिन्यूस फ्लो मिल्क का मिलेगा. नॉर्मली निपल पे सक करेगा तो निपल में स्टोर में आई थिंक 15-20 ml जितना मिल्क रहेगा. उसके बाद बच्चे को मिल्क नहीं मिलेगा, वो जोर जोर से सक करेगा और लेटर ऑन क्रैक निपल एंड ऑल दैट इश्यू आने की पॉसिबिलिटी रहती है. तो व्हाट आर द गुड साइन ऑफ लैच? कि बच्चा आपका छाती के नजदीक रहेगा, उसका माउथ वाइड ओपन रहेगा, उसका लोअर एरियोला होगा वो इतना विजिबल नहीं होगा, अपर एरियोला कैन बी विजिबल, उसका जो चीन होगा वो मदर की ब्रेस्ट से टच होगा, और आपका ये पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का जो जर्नी होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा. ब्रेस्ट फीडिंग में मदर को बिल्कुल भी पेन नहीं रहेगा. हम क्या करते हैं कि तुरंत जैसे नॉर्मल हो या सिजेरियन सेक्शन हो, तो जैसे वी हैव टू हेल्प देम, तो उनको हेल्प करने के लिए भी डेडिकेटेड स्टाफ जब तक हमारे पास रहते हैं, तो एक स्टाफ डेडिकेटेडली उनको ब्रेस्ट फीडिंग में लैचिंग टेक्निक्स में हेल्प करता है. हम ऑलवेज ये बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है उसको रोने दो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक फीडिंग मत कराओ. You put 2 pillows behind your back, you put 2 pillows on your lap. बच्चे को उठा के अच्छे से निपल के पास ले लो, उसके बाद में ही फीडिंग शुरू करो. आप ही कंफर्टेबल नहीं हो तो बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं ही हो पाएगा. फिर होगा ये निपल सकिंग, और निपल सकिंग होने के बाद में इवेंचुअली बच्चा जो है इजीली निपल से तो इजीली मिल्क आ जाता है, पर जब उसको प्रेस करना पड़ता है पूरा ब्रेस्ट एरियोला के साथ, उसको ताकत लगती है, तो वो उसको वो ताकत नहीं लगानी होती है, तो वो फिर बाद में लेगा ही नहीं ब्रेस्ट फीड. और फिर उसके बाद में मदर कम टू अस कि भाई छाती में गांठ, मतलब कि देयर आर मिल्क ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट, और फिर उसके लिए सर्जरी ये वो सब, तो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो छोटी मोटी एडवाइस यही होती है हमारी कि भाई बी कंफर्टेबल, लर्न हाउ टू लैच, और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन लाइफ में वी आर एबल टू कॉम्बैट. ये गैलेक्टोसील जो रहता है तो वो दूध से बनी गांठ होती है, तो वो अगर उस टाइम पे राइटली ट्रीट नहीं हुई है तो लेटर इन लाइफ ये डस कॉज इन्फेक्शन, और फिर नहीं चाहते हुए भी उसका इंसिजन ड्रेनेज, मतलब एक छोटी सर्जरी करनी पड़ती है. तो दैट स्मॉल लिटिल थिंग्स वी कैन अवॉइड यस बाय लर्निंग लैचिंग टेक्निक्स. So the important thing, आप बेबी को अच्छे से लैच कराएं एंड बेबी को और डिमांड फीडिंग शुरू रखें, जिसकी वजह से आपका, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज, कभी भी बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूलिंग मत करें. एवरी 3 आवर फीड देना, एवरी 2 आवर फीड देना. बेबी शेड्यूलिंग पे नहीं ब्रेस्ट फीड लेगा
राइट टेक्निक है जब बेबी ऑन डिमांड, जब बच्चा उठता है रोता है तब आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, राइट। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ट्रैवलिंग के दौरान भी उन लोगों का ये सवाल रहता है कि ट्रैवलिंग के दौरान हम क्या करें। तो वो टाइम पे उनका नॉर्मली ऐसा रहता है कि दे यूज टू प्रेफर द बॉटल फीडिंग। आपके पास ऐसा कोई आया है जिसने ऐसा पूछा हो कि ट्रैवलिंग के साथ में वी ऑलवेज एडवाइस, क्या होता है कंफर्ट जोन होता है तो वुमन हैव इश्यू, तो वो कंफर्ट से बाहर निकल के अगर लोगों के सामने फीड कराना दे हैव अ लिटिल झिझक, तो दैट झिझक यस ऑब्वियसली कैन बी रिमूव्ड बाय अवेयरनेस। हैप्पी पार्टनर हेल्प कर सके, दुपट्टा ले लिया and then you feed your baby, so very small little things here and there तो वो हेल्पफुल करती हैं। लॉन्ग ट्रैवल है तो ब्रेक ले लिया कहीं पे, और कहीं कोई कैफेटेरिया है कहीं पे भी, तो हर जगह पे नर्सिंग एरियाज अवेलेबल होते ही हैं, तो स्मॉल लिटिल थिंग्स चेंज करके बेबी की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अभी इतना लोग बोलते हैं, तो सूरत में रिसेंटली वी हैड अ बिग इवेंट लास्ट मंथ जिसमें ब्रेस्ट मिल्क का बैंक भी हमने बनाया है, तो लाइक 119 मदर्स दे पार्टिसिपेटेड और 6500 ml मिल्क एक्सट्रैक्शन हुआ, और अभी वो स्टोर होगा, और वो स्टोर होने के बाद में रिक्वायर्ड नीडी बच्चों को दिया जाएगा। तो व्हाट अ लाइवली प्लेस वी आर लिविंग, जहाँ पे अवेयरनेस की कमी तो है नहीं, मोटिवेट की कमी तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, हमको फॉलो करना है छोटी चीजें। यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स लाइफ कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया, तो वो सीख के हम ऑब्वियसली वी कैन ओवरकम दिस चैलेंज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और साथ में ये भी है, अगर आप एयरपोर्ट पे भी जाओगे ना, क्योंकि अभी आई थिंक आई वाज वेंट फॉर सम सेमिनार, तो वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट मैंने देखा था कि दे हैव रिटन नर्सिंग एरिया रूम। तो जब मैं वहां पे गई, मैंने वो डोर ओपन किया और वहां पे देखा, तो इट वाज अ वंडरफुल फैसिलिटी ओवर देयर कि उनके किड्स के लिए प्ले के कुछ एरिया थे, मदर के लिए एक बेड था, एक चेयर थी। तो इट इज लाइक के आवर इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग। हमारी जो वाबा है, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, इट इज ग्लोबली द पीपल इज वर्किंग फॉर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो उनमें ये 2023 का हमारा जो थीम था दैट इज फॉर द वर्किंग वुमेन। तो ओवर मुझे ऐसा लगा हमारे पूरे सेमिनार के कि कहीं पे भी मदर को देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द बॉटल फीडिंग, बिकॉज अगर घर पे आप हो तो आप ब्रेस्ट फीडिंग देने ही वाले हो, अगर वर्किंग हो तो उसके लिए हमने काफी सारी चॉइस बताई कि यू कैन फाइंड द गुड़ियाघर, और यू कैन शेड्यूल योर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, और यू कैन स्टोर द ब्रेस्ट मिल्क। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन जो कैंप लास्ट ईयर अभी जो 1 मास पहले हुआ था, तो इट इज लाइक कि एवरीवेयर के जहाँ पर भी जरूरत लगती है तो ब्रेस्ट मिल्क इज अवेलेबल एंड यू कैन मतलब लाइक एक्सेस टू दिस थिंग। सो यस, ये कमर्शियल कंपनियों के लिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, दे वुड नॉट लाइक अस, बट स्टिल वी विल रन दिस मिशन, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से अगर लेटर ऑन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो हमारा दोनों का मोटो और प्रिंसिपल सेम ही रहता है। I always see her giving long counseling session and she has also seen me giving long counseling session to patients. तो पर्पस बिहाइंड यही रहता है हमारा कि बी एबल टू डिलीवर समथिंग विच इज लैकिंग इन देम। तो ये अवेयरनेस गैप की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं उसको कम्पैक्ट करना ही रेदर हमारा नहीं पर रेदर सारे डॉक्टर्स का थीम है कि वी ट्राई टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय स्मॉल लिटिल सेशंस या स्मॉल एग्जांपल्स, या तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, या तो ऐसे जो इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक्स रहते हैं उसमें एक्सक्लूसिव आप जाके थोड़ा प्रमोशंस करो ताकि पीपल स्टार्ट टू रियलाइज कि यस, जैसे प्लास्टिक के लिए कैंपेन्स चलते हैं, नो प्लास्टिक एंड वी विल फॉलोइंग सूरत में काफी ज्यादा। तो सेम वे आई थिंक वी विल बी एबल टू कॉम्बैट दैट दिव्य भास्कर डेटा वेरी सून इन पास्ट 6 मंथ की 54% जो लेडीज हैं स्किप कर जाती हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। आई थिंक दैट डेटा विल बी चेंजिंग बिकॉज वी डूइंग सो मच, so yes, awareness programs we've been doing, so
I think the message is very clear, friends. We have to, and there is no option. So if you are giving birth to your child, give a life and give a proper life which बच्चे को बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं हो. नीलिमा केवाइश भी कहते हैं कि स्तनपान इज जीवन दान. Exactly. So it is very important part of your entire mom journey. यहाँ पे हमारे साथ जो इंस्टा में लाइव मदर्स है उनमें एक दो क्वेश्चन भी आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये है कि बच्चा अगर बार बार रोता है तो क्या हमें उसको ऊपर का दूध देना चाहिए? इज इट लाइक दैट कि बच्चा रोता है मतलब भूखा ही है? यस, यहाँ पे मैं ये सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि सी बेबी के क्राई करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट 3 to 4 इम्पोर्टेंट रीजन मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीजन, सी आपका बेबी आपके पास बर्थ के बाद 24 आवर आपके साथ रहता है. आपके टच को, आपके बॉडी के स्मेल को वो आइडेंटिफाई करता है. तो एवरी टाइम ये भी कॉमनली कहते हैं कि बच्चे को पीछे रखते हैं तो बच्चा रोता है. तो दैट मीन्स कि योर बेबी इज आस्किंग फॉर योर टच. उसको आपको आपकी गोद में अच्छा लगता है, तो दैट वुड बी द रीजन कि उसका पेट भरा है बट ही विलिंग टू बी विथ यू, तो बच्चा रोता है. सेकेंड थिंग, बच्चा यूरिन पास करेगा या बच्चा टॉयलेट करेगा उसके पहले रोएगा. और थर्ड, वो यूरिन या टॉयलेट पास करने के बाद वो जो उसका नेपी एरिया है वो गीला रहेगा. दैट कैन कोज इरिटेशन टू द स्किन, तो उसकी वजह से बच्चा रोता है. नंबर 4, आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा वो बेबी को कंफर्टेबल नहीं होगा तो भी बेबी रोता है. कि जिसमें मानो कि एसी का टेम्परेचर बहुत मतलब लाइक बहुत ठंडा हो गया है रूम, या फिर आपने बेबी को बहुत ही स्वेडल किया है. मैंने देखा ना, मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया था, मदर ने 8 कवरिंग कर रहे थे अंदर. उसमें एक छोटा सा वो पहनाया था, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर उसका कपड़ा, इसके ऊपर उसको लपेटा था, फिर शॉल. तो टोटल 8 कवरिंग था. तो जस्ट यू इमेजिन के बेबी, और फिर मेरे साथ आए कंप्लेन के साथ मैं बेबी क्राइंग अ लॉट. तो एंड मेक श्योर ये सब चीज आप रूल आउट करो. उसके साथ आपका बेबी अगर फीडिंग बराबर ले रहा है, उसका वेट गेन अच्छा हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. तो क्राइंग के आप रीजन ढूंढो कि नॉर्मली ओनली द मिल्क कम है उसकी वजह से बच्चा रोता है, ऐसा नहीं है. Okay, there is one more question here. And इनको हो गई है ब्रेस्ट में गांठ, तो क्या करना चाहिए? तो माय डियर व्यूअर, ब्रेस्ट में अगर आपको गांठ हो गई है और आप अपने बेटे या बेटी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो दैट इज अ गुड थिंग. एक्सक्लूसिव जैसे हमने बताया कि एवरी 2-3 आवर्स आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो और ऊपर से कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी दोनों ही ब्रेस्ट जो है वो अपने आप खाली हो जाएगी. ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है कि आप सिंगल साइड की ब्रेस्ट से ही दूध पिलाओ. सो वी ऑलवेज टेल कि 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर, तो दोनों ही ब्रेस्ट से दूध पिलाना है. और अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर ब्रेस्ट में गांठ हो गई है तो उसको एक्सप्रेस करके हमको बाकी का दूध जो है निकाल देना चाहिए. अगर आपकी ब्रेस्ट कड़क है या तो टेम्परेचर है उसमें और आपको ऐसे लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आपको पेन हो रहा है, तो फिर प्लीज आपको घर नहीं बैठना है. दिस माइट बी सम इन्फेक्शन इन योर ब्रेस्ट, जिसके लिए आपको एक गायनेक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो बिफोर यू लैंड अप इन एनी सर्जरी मैडम, प्लीज आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आई हैव सीन कि गांठ की वजह से इन्फेक्शन होना, फिर एब्सेस होना और फिर ऑपरेशन होता है. फिर वो प्रॉब्लम की वजह से आप फीडिंग भी नहीं कर पाते हो. तो राइट एडवाइस इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो ये गांठ वगैरह का प्रॉब्लम जो है आप इजीली कॉम्बैट कर सकते हो. वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ये भी प्रिवेंशन इज योर गिविंग द ब्रेस्ट मिल्क टू योर चाइल्ड. सो ऐसे गांठ के इश्यू नहीं आएंगे. और कभी ऐसा एंगोजमेंट होता है तो यू कैन डू ब्रेस्ट मसाज ऑल्सो, बट आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज डाउन द सेशन. इट्स बीन 1 hour. Okay, 1 hour since we both are discussing and giving message to about the breastfeeding. Anything that you want to tell at the end of the session? एंटीनेटल पीरियड मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है, तो दैट इज बच्चा पेट में जब होता है तो बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब नाड़ से मदर के साथ जुड़ा हुआ होता है. सो स्टेम सेल्स, सो देयर इज लॉट ऑन स्टेम सेल्स आल्सो. तो नेचुरली जो बच्चे के जो स्टेम सेल्स हैं वो दे आर गोइंग इनटू मदर.
तो वो नेचुरली मदर इम्यूनाइज हो जाती है, शी इज कॉम्बैटिंग हरसेल्फ फ्रॉम कैंसर एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो आई थिंक एक प्रेग्नेंट होना ही अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इट इज अ ब्लेसिंग एंड पीपल शुड रीथिंक। अभी कई जगह पे ऐसा भी सिस्टम है कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, दे डोंट वांट अ चाइल्ड, दे अडॉप्ट। तो आई थिंक ये सिस्टम भी चेंज होना ही चाहिए एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू, टू मोटिवेट you, to aware you wherever you are stuck. So we might not take much of time. Myself, Dr. Pooja Patel, I'm obstetrician gynecologist, Shri Vikalp Hospital in Surat, and my colleague, myself, Dr. Ashwini Shah, Chief Pediatrician and Neonatologist from the Soumya Children's Hospital, and we both today on the breastfeeding week celebration give the message to the society कि यूजुअली बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ आप कराए। एक्सक्लूसिव का मीनिंग है ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट इवन वाटर। और आप ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आप अपने बच्चे को, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन कंटिन्यू टिल 2 ईयर ऑफ एज विथ मेक श्योर 6 मंथ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करना है। सो ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, दैट्स द message to everybody. Thank you so much.